हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, रोज रात 8 बजे यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल स्पेशली हिंदी की क्लास होती है, जिसमें हम लोग 21 दिन का महायज्ञ कर रहे हैं। हम लोग 21 दिन में जितने भी हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सबको कवर कर लेंगे। एक बढ़िया सा आपका रिवीजन हो जाएगा। अलंकार की क्लास हो चुकी है, भाषा संबंधी क्लास हो चुकी है। अगर किसी चैप्टर में कुछ विविध के टॉपिक छूट जाएंगे तो उन्हें लास्ट के कुछ दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग साथी वर्णमाला और हम लोग संधि को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है भैया, तो अब जानते हैं वर्णमाला क्या होता है। ये कहोगे सर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह का या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण क्या होते, आप कहोगे लघुत्तम, लघुत्तम ध्वनि, यह कह सकते हो वह ध्वनि, वह सार्थक ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके और खंड नहीं हो सकते, जिसके और खंड नहीं हो सकते, जिसके और खंड नहीं हो सकते। याद रखिएगा, जो मौखिक ध्वनियां होती हैं उन्हीं को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए आप जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में अगस्त 2024 के बाद में वर्तमान की बात करें तो याद रखिएगा, वर्तमान में 53 वर्ण हो जाते। क्या हो जाते हैं? 53 वर्ण। जब भी स्वर की बात आ जाए, स्वर जिनका स्वतंत्र उच्चारण 11, जिनका व्यंजन की सहायता से उच्चारण, ये हो जाते हैं 33। तो जब भी आपकी कुल वर्ण पूछेगा तो 53, स्वर पूछे तो 11 और व्यंजन पूछे तो 33। यहां पर व्यंजन पूछा है, सी आपका बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कै खे, गे घे, णे, छे छे, जय जय, ने, टे ठे, डे ढे, अणे, ते थे, दे धे, ने, और पे फे, बे भे और में। ये जो साथी 5-5 के 5 ग्रुप होते, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते। इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो मुख्य किसी न किसी हिस्से को टच करती है। यहां पर कंठ को, यहां पर तालु को, यहां पर मूर्धा, यहां पर दांत, यहां पर ओष्ठ। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 5 गुणा 5 बराबर 25 हो जाती है। पहले का सी, दूसरे का ए। ऋ का उच्चारण किस स्थान से होता है? ऋ का उच्चारण किस स्थान से होता है? याद रखिएगा, री से ऋषि, रे, टे ठे, डे ढे, अड़े, श से षटकोण। इसके अलावा ये जो व्यंजन हो जाता है इसको सती विशिष्ट व्यंजन कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? विशिष्ट व्यंजन। इसका प्रयोग जो अपनी एक प्रकार से आप कह सकते हो जो मराठी इत्यादि भाषाएं उनमें बहुत होता है। ये सारे के सारे मूर्धन्य, इसमें जीभ ऊपर आपके मुख के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है। ये सारे मूर्धन्य होते हैं। सी आपका बिल्कुल सही है। कै वर्ग कंठे हो जाता है, जबकि तय वर्ग आपका दंते हो जाता है और पै वर्ग बच्चा आपका ओष्ठे हो जाता है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, हिंदी में 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं। इस चीज को नोट करेंगे। हिंदी में वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? केवल 2 ही प्रकार होते हैं। एक होते स्वर जिनका स्वतंत्र उच्चारण, एक होते व्यंजन जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। बाकी अगर संस्कृत में देखेंगे तो हर संस्कृत में स्वर, व्यंजन और आप ये भी कह सकते हैं कि, तो यहां पर याद रखिएगा कितने होते हैं। आप कहोगे सर स्वर और व्यंजन, हालांकि अगर आप इसमें स्वर व्यंजन के अलावा इसको अयोग वाहक को भी काउंट करोगे, क्योंकि जिनका मेल अनुस्वार और विसर्ग ये अयोग वाहक होते हैं। इनका मेल ना स्वर के साथ होता है, न व्यंजन के साथ होता है, न स्वर के साथ होता है, न व्यंजन के साथ होता है। को हिंदी वर्णमाला में किस वर्ग में शामिल किया गया है? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? तो ये सती विशेष वर्ण या इसको विशिष्ट वर्ण में शामिल किया गया है। इसको किसमें? विशिष्ट वर्ण में। यह मूर्धा से उच्चारण होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? कहोगे सर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। 5वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 6ठे का उत्तर डी। देखो, आज आप सभी लोग स्पीड को बड़ी कर दीजिए, स्पीड को थोड़ा बढ़ा दीजिए, खींच कर लेकर चलेंगे। सब आपको आता है, बस क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कम से कम 200 प्रश्न करने, समझ लीजिए, अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यहां पूछा है कितने स्वर हैं?
स्वर की जब भी बात आएगी तो 11 ही आप बताओगे, क्योंकि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 ही होती है। ए आ, ई आई, ऊ औ, री से ऋषि, ए से ईड़ी, ऐ से नक, ओ से उखली, औ से औरत, यही 11 होते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह कह दो या वर्णों का समुदाय कह दो, इसे वर्णमाला कहा जाता है। 7 का भी 8 का ही। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में जो ध्वनियां होती है कितने प्रकार की होती है? एक से अधिक वर्णों के मेल को, जहां एक से अधिक वर्ण मिलते, जैसे रे प्लस आ प्लस में प्लस आ, तो ये दोनों मिलके रा बन गया और ये दोनों मिलके मां, तो यहां पर 4 वर्ण, लेकिन अक्षर कितने हैं? 2 अक्षर। तो वर्णों के मेल से क्या बनते? अक्षर। और हिंदी में 2 ही होती है, एक होते स्वर, एक हो जाते व्यंजन। एक स्वर एक व्यंजन, मुख्य रूप से 2 ही होती है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, अब सभी को पता है कि उत्तर कैसे देना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी उत्तर दें, क्योंकि याद रखिएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो क्रमबद्ध समूह को लिपि चिन्ह कह लो या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। सभी स्वर क्या होते? याद रखिएगा साथी, जितने भी स्वर होते ये दीर्घ होते, अघोष होते, महाप्राण होते या अल्पप्राण होते, तो इनको साथी अल्पप्राण माना जाता है, जबकि घोषत्व के आधार पर ये सघोष होते हैं। 11 का डी 12 का डी। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इनको साथी लघु स्वर भी कहते, इनको लघु स्वर भी कहते। इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय, इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय। ऐसे अनार, ई से इमली, उ से उल्लू और री से ऋषि, ये जो 4 हो जाते हैं इनको ह्रस्व कहा जाता है, जबकि बाकी जो 7 होते हैं ये दीर्घ हो जाते हैं। कहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? भाई ये भी ए प्लस ए से मिलकर बना, आ हो गया, मतलब सजातीय ह्रस्व स्वरों से मिलकर बने, उ प्लस उ से, छोटी प्लस छोटी ई से। लेकिन ये जो है ये संयुक्त संधि स्वर है। ये कैसा है? संयुक्त संधि स्वर है। तो 12 का उत्तर भी, 13 का उत्तर डी आपका, 12 का भी, 13 तो इसमें ही नहीं, 14 का डी। प्लुत स्वर कौन सा है? ये संस्कृत में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? संस्कृत में। संस्कृत में जो प्लुत होते हैं इनमें 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व से कितना समय? इनके उच्चारण में 3 गुना समय। यहां जो ओम शब्द है, ओम, ये जो बीच वाला ऊ है, इसके उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लग रहा है, तो यही आपका प्लुत है। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे, मतलब 2 मात्रा से अधिक मतलब 3 गुना समय, उन्हें प्लुत कहते हैं। दीर्घ में 2 मात्रा के बराबर समय, 2 मात्रा, और ह्रस्व में याद रखिएगा 1 मात्रा। दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। 15 का ए, 16 का बी। हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो इनमें से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीव के भाग, मध्य स्वर कैसे कहते हैं? तो हमारी जो जीभ होती है इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। जो जीभ चलाते हैं हम लोग ज्यादा, तो ये अग्र भाग होता है। जो जीभ बाहर निकालने पर जिनका उच्चारण हो, मध्य में आ जाते हैं ऐसे अनार। बाकी सब कुछ याद रखिएगा, ये सब कुछ किस में आ जाता है? ये सब पश्च में आ जाता है, ये सब पश्च में। तो कौन सा भेद नहीं होता? अग्र, पश्च, मध्य तीनों होते, विवृत नहीं होता। विवृत होता है किसी वर्ण के उच्चारण में आपका मुख कितना खुल रहा है। पूछे मध्य स्वर कौन सा है? जो जीभ के बीच वाले भाग से, तो ऐसे अनार क्या हो जाता है? ये मध्य हो जाता है। 17, 18 का डी आपका बिल्कुल सही है। भाषा विज्ञान के दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? देखिए, मुख बंद है या खुला, इसके आधार पर हो जाते समृत, ई ऐ उ औ। फिर हो जाते अर्ध समृत, मुख आधा बंद है, इसमें आ जाते ऐसे एड़ी, ओ से उखली। फिर आ जाते विवृत, जिसमें मुख पूरा खुला हुआ, आ से आम।
आधा खुला हुआ मुख, या जाते अर्ध विवृत, ऐसे अनार, फिर आ जाता है इसमें आई से ऐनक, औ से औरत, ये सब क्या हो जाते अर्ध विवृत। तो आपसे ऊ से ऊन पूछा है, ये कैसा हो जाता है, ये संवृत हो जाएगा, पहली बात तो हो गया। और ये किस भाग से बोला जाता है, ये याद रखिएगा पश्चिम से बोला जाता है, जीव के पिछले वाले भाग से, इसको पश्चिम संवृत कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पश्चिम संवृत। इनमें से कौन सा संवृत है जिसके उच्चारण में मुख पूरी तरह बंद है, ई आई ए, ई आई ऊ औ, इनके उच्चारण में जो मुख है वो पूरी तरह बंद होता है, इनको संवृत कहते हैं। अर्ध विवृत बताइए, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अर्ध विवृत, ये जो आ है ये तो हो जाता है विवृत, ये क्या हो जाता है विवृत, जबकि याद रखिएगा आई से ऐनक, औ से औरत, ये अर्ध विवृत कहलाते हैं। आई से ऐनक, औ से औरत, ये अर्ध विवृत हो जाते हैं। कौन सा संयुक्त नहीं है, ये याद रखिएगा मूल दीर्घ है, ये क्या है, दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। 21 का भी 22 का सी। एसेडी ऐसेनक का उच्चारण स्थान, इनमें से किस शब्द में अनुनासिकता है, तो देखिए अनुस्वार, इसमें वायु केवल नाक से निकलती है, इसमें वायु किससे निकलती है, केवल नाक से। अनुस्वार में वायु केवल नाक से, इस प्रकार का बिंदु होता है। अनुनासिक में याद रखिएगा वायु जो होती है नाक प्लस मुख दोनों से निकलती है, इसमें अर्ध चंद्र बिंदु। एसेडी ऐसेनक, इनको कंठ तालव्य कहते हैं, जबकि ओ से उखली, औ से औरत, इनको कंठोष्टे कहा जाता है। कंठोष्टे, ऊ से ऊन, उल्लू औ से ऊन, ये उष्टे, कंठ आ जाता है ऐसे अनार, आ से आम। इनमें से किसमें अनुनासिकता, ये चंद्र बिंदु वाला देखिए, संभालना, यहां पर अनुनासिक है, 23-24 का सी। अनुनासिक स्वर वाला शब्द बताइए, इनमें से किसमें अनुनासिक है, इनमें से किसमें अनुनासिक है, सब लोग खींच कर लेकर चलो। क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी ये अनुस्वार है। अनुनासिक पूछा है फिर से, कंटीला, 25-26 सी। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को, जिन ध्वनि के उच्चारण में सांस, वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, बिना किसी रुकावट के, मतलब स्वतंत्र उच्चारण, स्वतंत्र उच्चारण बिना किसी रुकावट के, श्वास वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, उनको क्या कहते हैं। तो स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा, और इन्हें स्वर कहा जाता है, इन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर किसका भेद है, ओ से उखली, औ से औरत, ये किस प्रकार के वर्ण है, ओ से उखली, औ से औरत, ये किस प्रकार के वर्ण है। खींचकर उत्तर दीजिए सब लोग, बिल्कुल स्लो स्लो बैठे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। स्वर किसका भेद है, वर्ण का। ओ से उखली, औ से औरत, इनको कंठोष्टे कहते, जबकि री से ऋषि ये हो जाता है मूर्धन्य, इसे इमली, ऐसे एक तालव्य, दंतोष्टे हो जाता है वा। 29 का सी, 30 का डी। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसी वजह से इनको कंठ तालव्य भी कहा जाता है, इसी वजह से इनको कंठ तालव्य भी कहा जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर देखिए, हिंदी में स्वर दो ही प्रकार के होते हैं, हिंदी में स्वर दो ही प्रकार के, ह्रस्व एक मात्रा वाले, जबकि इनको लघु भी कह देते हैं, और दीर्घ या गुरु ये हो जाते हैं दो मात्रा वाले, दो मात्रा वाले। तो उच्चारण स्थान कंठ और तालु, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते, और दो कौन से ऑप्शन पर है, ए वाले पर। 31 का डी, 32 का ए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत, पुलुत संस्कृत में पाए जाते, ये हिंदी में नहीं पाए जाते। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, इनका ना तो नाक से संबंध होता है, ना ही
मुख प्लस नाक से। अनुनासिक ध्वनि जो होती है नाक प्लस मुख दोनों से, जबकि अनुस्वार केवल नाक से। अगर वायु केवल मुख से निकल रही है इसको निर्नुनासिक कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यह स्वर के भेद हैं। स्वर ध्वनि के कौन कौन से प्रकार है? हिंदी की अग्र, अवृत्ताकार, संवृत्त स्वर ध्वनि बताइए। ये सारे आए हुए अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। यहां से तुम जितनी जल्दी पढ़कर उत्तर दोगे, थ्योरी बढ़िया से एप्लीकेशन पर बिल्कुल शून्य से तैयार कीजिए। देखिए एसआई में हिंदी एक ऐसा विषय जिसमें इस बार आप 100/100 टारगेट कर सकते हैं हम लोगों के साथ। जीके में भी हम लोग 90 की प्लानिंग लेकर चल रहे। मैथ और रीजनिंग में भी यहां भी हम लोग बच्चा 80-85 बिल्कुल प्लान है। कांस्टेबल में टारगेट है हिंदी में एक भी नंबर ना कटे, जीके में 35, मैथ में पूरा समझ में आ गया, कम से कम 33-34, और रीजनिंग में खूब प्रैक्टिस करके इसमें भी यह टारगेट बना रखा है। और इस टारगेट को इस बार प्राप्त कर रहे हैं, ये बात समझ लो। ये मत समझ रहे इतनी वैकेंसी है कि कोई नहीं है इसको प्राप्त करने वाला। बहुत स्टूडेंट ने जान लगा दी है। तो स्वर ध्वनि के तीनों ही होते, लेकिन संस्कृत में, हिंदी में तो ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। अग्र मतलब आगे से, जाहिर सी बात है आगे से कौन सी है? संवृत्त भी है, अग्र भी है, अवृत्ताकार भी है। भी आपका बिल्कुल सही है। घ का उच्चारण स्थान बताइए, कंठे वर्ण बताइए। तो इसकी ट्रिक हो जाती है KTM 2। कैसे कंठ पूरा कै खे गे तक, ये आज छे छे जय जय, ने तक, में टे ठे डेढ़ है, अड़े तक ये तय थे दे दे, ने तक, ये पैफे बे भे, में तक। ये जितने भी होते हैं, कै वाला कंठ से, चे वाला तालु से, टे वाला मूर्धा से, तय वाला दांत से, पै वाला होठ से। तो घ का उच्चारण स्थान पूछा है, कंठ आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कंठे वर्ण कौन सा है? अब जानते ए और आ, ये कंठे होते, जबकि छोटी बड़ी तालव्य, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये हो जाते ओष्ठ है। छोटा ऊ बड़ा ऊ। 37-38 का भी इनमें से कंठे वर्ण बताइए, इनमें से कंठे ध्वनि बताइए। खींचकर उत्तर दीजिए। उच्चारण स्थान से, उच्चारण स्थान से बहुत कुछ पूछता है। उच्चारण स्थान से एज रिलैक्सेशन का पूरा प्रयास कर रहे। भगवान जी ने चाहा तो एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। तुम लोग तैयारी करते रहो। देखिए ई एस है, ये तालव्य है। ये क्या है? तालव्य। यहां पर रेश है, याद रखिएगा मूर्धन्य। ये कैसे मूर्धन्य? ये कैसे हो जाते? दंत है। आ है विसर्ग, ये कंठे हो जाते। इनमें से कंठे ध्वनियां कैक है। इनमें से हिंदी की कंठे ध्वनि बताइए। और चे छे जय जय ने इनका उच्चारण स्थान, ये और शे का उच्चारण स्थान भी इनके साथ बताइए। छोटी ई बड़ी ई, चे छे जय जय, इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। इनको स्पर्श संघर्षी की डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। खींच लो बच्चा सिस्टम को। कहोगे सर कंठे है। ये कहां से होते? तालु से होती है। इनमें से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? शे का उच्चारण स्थान बताइए। ये और शे दोनों का, ये और शे दोनों का। है का कंठ है, से और ले का दंत है, रे का मूर्धा, जबकि चे छे जय जय ने यह शे का तालु, और तालु से इनमें किसका हो जाता है? चे छे जय जय। 43 का सी, 44 का भी। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य? ने व्यंजन कैसा है? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर भाई कैक है, गे घे ने उष्ठे में आ जाता है पैफ है, बे भे में, पैफ है, बे भे और में ये ओष्ठे हो जाते हैं। जबकि टेठ है, डेढ़ है, अड़े मूर्ध है। यहां पर ये तालव्य है। तालव्य पूछा है, चे छे जय जय, ये तालव्य होते हैं। ये से यानी का उच्चारण स्थान बताइए, रे का उच्चारण स्थान बताइए। यहां पर नीचे हलंत लगा हुआ है। टेठ है, डे ढे अड़े और शे से शतकोण, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? 47-48 बहुत ईजी है, सब लोग उत्तर दीजिए।
सब लोग उत्तर दीजिए, इसे बार बार रिवाइज करते रहना। 21 दिन में हिंदी के 33 के 33 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु हो जाता है। शय षटकोण का मूर्धा। रे का उच्चारण स्थान कहां से? यह साती मूर्धन्य से। ट वर्ग का उच्चारण स्थान हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां। ट वर्ग का उच्चारण स्थान हिंदी का ये जो साती है होता है, इसको काकल्य भी बोलते हैं, काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी प्रकार ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, इनको ताड़नजात, उत्क्षिप्त या नव विकसित भी कह देते हैं। इनको नव विकसित भी कह दिया जाता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान याद रखिएगा मूर्धा होता है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि। यह पूरा का पूरा ट वर्ग, ये चे हो जाती है तालु से, ये सारी हो जाती है होठ से, ये हो जाती है दांत से। तो मूर्धा वाली कौन सी बची? बी आपका बिल्कुल सही है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान बताइए। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान बताइए। सब लोग उत्तर नहीं दे रहे कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ने अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दंते ये मूर्धन्य है, ये तालव्य नहीं है, मूर्धन्य। ये भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब से शुद्ध पूछा था, च का तालव्य होता है और श का याद रखिएगा इसका भी तालव्य, तो केवल एक शुद्ध है, से और ले दंत है। तय वर्ग की ध्वनियां कहां से होती हैं? इनका दांत से उच्चारण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों पर जीभ, जैसे से, ले, ये सब। इनमें से कौन सी दंत है ध्वनि? तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, उन्हें दंते। और दंते ध्वनि इसमें से कौन सी हो जाती है? इसमें से दंते ध्वनि तय हो जाती है। पैफे बैभे में बताइए, और इनमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? पैफे बैभे में का उच्चारण दंते का हो जाता है तय थे, दे धे ने, से और ले। तालव्य चे छे, जय जय ने, यह और शय। कंठे है, विसर्ग, ये सब। पैफे बैभे इसमें होठ आपस में टच कर रहे, ओष्ठ है। ओष्ठ्य वर्ण कौन सा हो जाता है? उ और औ, ये भी यहां पर ओष्ठ्य होते हैं। हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि, इनमें से कौन सी ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है? हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि, इनमें से कौन सी ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है? खींच कर लेकर चलो सब कुछ, सभी साथी खींच कर लेकर चलिए। बहुत शाबाश बच्चा। हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि, ओष्ठ्य पैफे बैभे में, जबकि ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, ये चे में नहीं है, इसमें तालव्य है। हिंदी की बै ध्वनि बताइए कहां से उच्चारण होता है? इनमें से अंतस्थ वर्ण बताइए, इनमें से अंतस्थ। जबकि ये और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। ये और वह को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। हिंदी की बै ध्वनि, तो बै कहां से उच्चरित होती है? पैफे बैभे में, ये होठ से। अंतस्थ क्या हो जाती है? ये रे लेवे, ये चार क्या होती है? ये अंतस्थ होती है। ये क्या हो जाती है? अंतस्थ। फिर आ जाता है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें से अर्ध स्वर कहलाता है। पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा, बेस्ट रिवीजन 1 घंटे में, 21 दिन में पूरी हिंदी तैयार। जब तक फॉर्म भरे जाएंगे पूरी हिंदी एकदम क्रम से तुम्हारे पास होगी, लेकिन टाइम मत लगाइए। ये रे ले वे, बै नहीं होती, ये स्पर्श ध्वनि है, स्पर्श व्यंजन है। अर्धस्वर कौन सा होता है? ये और वे। अर्धस्वर बताइए, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? अर्धस्वर बताइए, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? ये और वे अर्धस्वर होते, जबकि स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ होते, स्पर्श नहीं है। अंतस्थ व्यंजन पहचानिए। ये लेवे किस प्रकार के व्यंजन है? जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वैसे के वैसे आप सभी लोग उत्तर दे देना। तो कहोगे चारों की चारों ऊष्मीय,
या उष्म संघर्षी भी कह देते, उष्म संघर्षी भी कह देते। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ये दो या दो से अधिक। इन्हें साथ ही स्पर्श या स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। इनको क्या कह दिया जाता है? स्पर्श संघर्षी भी कह दिया जाता है। अंतस्थ येरेलेवे, येरेलेवे को किस में रखोगे? अंतस्थ में रखोगे। 65-66 का भी उष्म व्यंजन बताइए कौन से उष्म व्यंजन नहीं है? 67-68। तो याद रखिएगा शय, यह क्रम है बिल्कुल। इसका उच्चारण कंठ से, इसका दांत से, इसका मूर्धा से, जबकि शय शलजम का तालु से। यह उच्चारण स्थान। तो ये चारों क्या हो जाते हैं? इनको उष्म। इनके उच्चारण में वायु मुख में टकरा के बाहर गर्म में निकलती है, गर्म वायु, इसलिए उष्म व्यंजन। इसको केवल संघर्षी भी कहते हैं या उष्म संघर्षी भी कहते हैं। उष्म व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन है। 67 का डी 68 सी। त्रय वर्ण किन वर्णों के योग से बनाए? 6 क्षत्रिय, ये 4 हो जाते संयुक्त व्यंजन। ये क्या हो जाते? 4। ये क प्लस श से बना, ये ता प्लस रा से बना, ये जा प्लस न्या से बना, ये शा प्लस रा से बना। तो त्रय किस किस से मिलकर बना है? तय प्लस रा से। पहले वाले में हलंत लगा हो। 6 क्षत्रिय का प्लस शा से। 69 का भी 70 का ए। इनमें से संयुक्त व्यंजन पहचानिए। ज्ञ ज्ञानी किससे बनता है? संयुक्त व्यंजन पहचानिए। ज्ञ ज्ञानी किससे बनता है? एक बार सभी साथी शेयर करके चलना, सभी साथी शेयर करके चलना। बच्चा अप्रैल के अंत में फॉर्म भरे जाएंगे। पता नहीं इस बार तुम कैसे शांति से बैठे हो, और मैं तुम्हें 12-12 घंटे की मैराथन लगाने के चक्कर में हूं कि जितना पढ़ लो उतना कम है। बहुत तगड़ा कंपटीशन होना है। उन बच्चों के साथ तुम्हें कंपटीशन करना है जो हाल ही में फाइनल मेरिट आउट हुए हैं। तुम समझ नहीं रहे। संयुक्त याद रखेगा श्रेय। ज्ञ ज्ञानी जय प्लस ने से बनता है। 71 का है, 72 का भी। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो व्यंजनों का द्वित्व बन जाता है। व्यंजनों का क्या बन जाता है? द्वित्व बन जाता है। इनमें व्यंजन गुच्छ वाला शब्द बताइए। जहां व्यंजन का गुच्छा, तो क्यारी में के और यह, इसमें व्यंजन का गुच्छा है, यह व्यंजन गुच्छ वाला है। इनमें से अल्प प्राण बताइए। अल्प प्राण, अल्प प्राण याद रखिएगा सारे के सारे स्वर हो गए। इसके अलावा येरेलेवे, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा और उत्क्षिप्त का पहला। याद रखिएगा ये अल्प प्राण होते। तो इसमें से कै खे गए, ये तीसरा क्या हो जाता है? अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा। व्यंजन अल्प प्राण कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। इसके उच्चारण में कम वायु निकलती है। इनमें से कौन सा अल्प प्राण नहीं है? इनमें से कौन सा घोष महाप्राण? घोष में सभी स्वर आ जाते, य रे ले वे है आ जाता है। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी क्या होते हैं? घोष। महाप्राण भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है चौथे स्थान वाला। इसमें से क्या जाएगा? ये याद रखिएगा महाप्राण भी है और ये घोष भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण कौन सा नहीं है? यह महाप्राण है। इसके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, बाकी अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा कथन ज्ञ ज्ञानी का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल गलत। विसर्ग कंठ है, बिल्कुल सही। छह क्षत्रिय संयुक्त व्यंजन है, ये तीनों बात सही है। बी वाली बात गलत है। दो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। इनमें से कौन से ध्वनि महाप्राण नहीं है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? खींचकर उत्तर दीजिए, दूसरा और चौथा। तो याद रखिएगा जो महाप्राण नहीं है ये साथी अल्प प्राण है। बाकी तीनों महाप्राण, महाप्राण होती है दूसरी और चौथी, ये बाकी दूसरी या चौथी हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा ये महाप्राण, इसके उच्चारण में प्राण वायु की अधिक मात्रा निकलती है। महाप्राण ध्वनियां ये किससे संबंधित हैं? हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे। देखो बार बार वही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछ रहा है।
बार बार वही प्रश्न अलग अलग लैंग्वेज में पूछ रहा है, बहुत सावधानी से उत्तर देना है। महाप्राण होती है दूसरी चौथी, और दूसरी चौथी को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। तीसरी चौथी पांचवी को घोष, पहली दूसरी को अघोष, और पहली तीसरी पांचवी को अल्पप्राण। इनमें से कौन सा अघोष है? अघोष मतलब पहले दूसरे पर, पहला दूसरा। इसके अलावा ये भी क्या हो जाते हैं? ये तीनों अघोष हो जाते हैं, ये तीनों भी अघोष। तो इनमें से अघोष की बात है पहला दूसरा, इसमें भी अघोष की बात है पहला दूसरा। 84 85 का ये। इनमें से ध्वनियों में सुमेलित बताइए, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? स्वर यंत्रियों से बिना टकराए मतलब अघोष। स्वर यंत्रियों से बिना टकराए का मतलब क्या हो जाता है? आप कहोगे सर अघोष, जिनमें नाद ही नहीं होगा। जब वो स्वर यंत्रियों से टकराएगी नहीं तो नाद नहीं होगा। गे खे गे ये गलत है। से उष्मे ये बिल्कुल सही है। भाई ये तीनों तो उष्म होते हैं ना। ठे ये सघोष हो जाता है, टे ठे पहला दूसरा घोष होता है, और फे ये महाप्राण है। तो बाकी तीन गलत थे, केवल सी वाला सुमेलित था। इसको अघोष कहते जिसमें हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए निकलती है। इनमें से घोषवर्ण बताइए। हिंदी की कुल वर्ण लिपियां, हिंदी की कुल वर्ण लिपियां अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में वर्ण लिपियों की संख्या 53 है। घोषवर्ण का मतलब है तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, 6 6 6 ये तीसरा है, घोष हो जाता है। बाकी सारे अघोष है। हिंदी भाषा में कितनी हो जाती है? 53। अयोगवाह किसको कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ये स्वर के साथ आते, स्वर के पश्चात आते हैं, इनको सती अयोगवाह। इनमें से कौन सा हो जाता है? विसर्ग। जबकि अनुस्वार विसर्ग इनको अयोगवाह कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? कितने व्यंजन और कितने स्वर को स्थान दिया है? किसमें? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जिसकी स्थापना 1960 शिक्षा मंत्रालय के तहत है। किसके तहत? शिक्षा मंत्रालय। 11 और 35, इसके अनुसार 11 स्वर 35 व्यंजन। वैसे स्वर कितने होते हैं? 11, और वैसे व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। इनमें से पार्श्विक ध्वनि जहां हवा जीभ के बगल से होकर जाए लय हो जाती है, यह पार्श्विक। जबकि लुंठित या प्रकंपित रे को बोलते हैं। लुंठित या प्रकंपित। डे ढे को क्या कहा जाता है? और छे छे जय जय ये किसके उदाहरण है? डे ढे को नवविकसित भी कह देते, ताड़न जात भी कह देते, इनको उत्क्षिप्त भी कह देते हैं, कई नाम हो जाते हैं। डे ढे ढाके नीचे नुक्ता, ढाके नीचे नुक्ता। छे छे जय जय इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी। केवल संघर्षी की बात आ जाए तो ये उष्म व्यंजन होते हैं। 94 का सी, 95 का बी। पक्षी में कितने व्यंजन है? किस शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं किया गया? इनमें से किसमें पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं किया गया? इनमें से किसमें पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं किया गया? पक्षी में भैया पे, ए, फिर याद रखिएगा के प्लस शे, और इसके साथ भी बड़ी की मात्रा। 2 2 4 और 1 5। 5 कौन से ऑप्शन पर है? डी वाले पर। अच्छा आपसे व्यंजन पूछे, टोटल वर्ण तो 5 हो गए, केवल व्यंजन निकालोगे तो 1 2 3 व्यंजन कितने हो जाते? 3। 3 सी पर है। लेकिन अगर आप लोग कुल की बात करोगे, कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन 5 हो जाते हैं। इसमें कुल वर्ण कितने हो जाते हैं? कुल वर्ण हो जाते हैं 5। केवल व्यंजन की बात करोगे तो स्वर को हटा देना 3। किस शब्द में पंचमाक्षर? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अंगूठी में नहीं है। 96 का सी, 97 का बी। वर्णों के कितने भेद होते? कामता प्रसाद गुरुजी ने बाह्य प्रत्यन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने? बाह्य प्रत्यन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने? तो वर्णों के 2 ही होते, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन
इन्होंने भी बाह्य प्रत्यन के आधार पर ये दो ही माने, अल्प प्राण महाप्राण। इनमें से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, मतलब अगर ये चीज नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते। रे और मे का रूप बताइए। रे आधा है, मे पूरा, तो मे के ऊपर रेफ की मात्रा, मे पूर आधा है, रे पूरा, तो मे के नीचे ये। समझे मेरी बात? किसके अभाव में? संयुक्ताक्षर लिपि बारेखड़ी या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। यदि हमें वर्णमाला में ये नहीं पता कौन पहले आता है कौन बाद में, तो हम पढ़ नहीं सकते। रे और मे ये क्या बन जाता है? मेरे। अगर ये होता है तो इसका मतलब मे के साथ री से ऋषि की ध्वनि है। 100 का डी 1 का सी। अब 1 2 3 करके उत्तर देना। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार यह पंचमाक्षर का सूचक तो है, पंचमाक्षर का, लेकिन यह का नहीं है। अनुनासिक कौन से होते? वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं है? भाई कंठे भी है, दंतोष्ठे भी है, मूर्धा भी है। वैसे विवेक यह दंतोष्ठ है, ग्रीवा ध्वनि नहीं होती। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, इसको वर्त से कहा जाता है। जब जीभ मसूड़े को टच करती है, 4 का ए 5 का डी। दंतोष्ठे बताइए, हिंदी शब्द कोश में 6 क्षत्रिय का स्थान किसके बाद आएगा? 6 क्षत्रिय का स्थान किसके बाद? तो जब साथी क खत्म हो जाएगा तो क के बाद में 6 क्षत्रिय, उसके बाद में ख से शुरू होने वाले आएंगे। तो 6 क्षत्रिय का स्थान क के बाद, और दंतोष्ठे क्या हो जाती है? व से विवेक। प्रेमे पूर्ण वर्ण बताइए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व बताइए। देखिए संपृक्त ध्वनियां होती है, जैसे संबल में से के साथ भी है, बे के साथ भी है। जबकि याद रखिएगा संयुक्त ध्वनियां होती है, जैसे प्राण, तो एक ये क्या है? 2 ध्वनि मिलकर पे प्लस रे प्लस आ, तो ये क्या बन जाता है? प्रा। इनको संयुक्त ध्वनि कहते। संबल कंबल ये संपृक्त ध्वनि है, में से के साथ भी जुड़ी है, बे के साथ भी। और जब द्वित्व हो जाता है, जोड़ा बन जाता है, इनको युग्मक ध्वनि कहते। प्रेमे सती पे आधाय रे पूरा है, तो रे इनमें से पूर्ण वर्ण है। अघोष अल्प प्राण ध्वनि बताइए, सघोष महाप्राण व्यंजन बताइए। अघोष अल्प प्राण ध्वनि और सघोष महाप्राण। थोड़ा खींचकर उत्तर दीजिए, संधि भी समाप्त करनी है। अघोष अल्प प्राण, तो अघोष पहला और दूसरा, अल्प प्राण पहला और तीसरा। डी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण? तीसरा चौथा पांचवा, और महाप्राण भी है तो चौथा होना चाहिए था। 6 6 जय जय, भी आपका बिल्कुल सही है। 12 13 अर्ध स्वर अलग कीजिए। रे का विवरण, रे को आप किस कैटेगरी में रखोगे? इसको याद रखिएगा, मूर्धन्य कह देते। ये क्या हो जाती है? मूर्धन्य। कई जगह इसको वर्ष से माना गया है। लुंठित, सघोष, अल्प प्राण, ये आपका बिल्कुल सही है। अर्धस्वर कौन से हो जाते हैं? ये और वे। इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और उष्म वर्ण ये कितने हो जाते हैं? बातचीत नहीं, केवल फोकस होकर, आज केवल कोई और काम नहीं। यह लय हो जाता है पार्श्विक। अंतस्थ 4 + 4, टोटल कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। हिंदी शब्द कोश में क के बाद में कौन सा आएगा? काकल्य वर्ण कौन सा होता है? हिंदी शब्द कोश में क के बाद में काकल्य, क के बाद में आएगा 6 क्षत्रिय, है हो जाता है काकल्य। मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, इनमें से मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। क लय पे, इसमें भक्त को पहले एक अलग तरीके से लिखते थे, वो वाला नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से संबल, क्योंकि में ये से के साथ भी है, ये बे के साथ भी है, इनको संपृक्त ध्वनि कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में किसी वर्तनी के वर्णों को अलग अलग करना, यह क्या कहलाता है? जैसे किसान का
किसान का हम लोग इस प्रकार बना दें तो शब्द क्या बन जाएगा? किसान। किसान के वर्णों को अलग कर दिया, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब आप किसी शब्द का वर्ण विच्छेद कर देते हैं वह कैसी ध्वनि है? याद रखिएगा, यह रे लेवे, यह साथी आपकी अंतस्थ ध्वनि है। पूछा है प्रसन्नता शब्द में कौन सी? यहां पर आदि नेने द्वित्व भी है और यहां पर याद रखिएगा युग्मक ध्वनि भी है। और यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि युग्मक ध्वनि के साथ साथ यहां पर शुरुआत में सती संयुक्त भी है, क्योंकि नेने रिपीट हुआ है, यहां पर युग्मक ध्वनि है। यहां पर क्या युग्मक ध्वनि? वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना यह वर्ण विच्छेद कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से वह बताइए इनमें से कौन सी ध्वनियां स्पर्श संघर्षी होती हैं? इनमें से कौन सी ध्वनियां स्पर्श संघर्षी होती है? तुम कहते हो ना कौन सी बुक, कौन सी बुक, तुम यही क्लास लगा लो, पूरा रिवाइज हो जाएगा इसी को 10 बार। एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो बता देना। वे होती है दंतोष्ठ है और चेचे जय, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। डर्ड है, इनके विषय में कथन बताइए। तालव्य ध्वनियां, मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां, शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में। बिल्कुल गलत, शुरुआत में नहीं हो सकता। और ये दोनों महाप्राण भी नहीं है, केवल बी वाला सही है। इनमें से पहली वाली अल्प प्राण है, दूसरी वाली महाप्राण है, उत्क्षिप्त जरूर है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? थोड़ा सा और खींच कर लेकर चलिए, या ये कह सकते हैं निकटतम ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे साथी संधि। संधि के 3 भेद हो जाते हैं, स्वर के बीच में स्वर संधि, व्यंजन के मध्य व्यंजन संधि, विसर्ग के साथ विसर्ग संधि। तो याद रखिएगा, दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि। इनमें से संधि का गुण, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द, संधि में समास होता है, संधि का अर्थ अलगाव, संधि 2 पदों का योग, बाकी सारे गलत। इसमें निरर्थक अक्षर मिलकर एक सार्थक शब्द। अन्वय का संधि विच्छेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अन्वय याद रखिएगा, जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के फिर से 5 उपभेद हो जाते। डीजे बच गया व्या में, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, यह बनेगा अनु प्लस ए। इसमें यण स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, इनमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इनमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, संधियां स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार नहीं होती। स्वर संधि के 5 भेद। डीजे बच गया व्या में। गायक का संधि विच्छेद। स्वर संधि का उदाहरण देखिए, श्रावक, श्रावण, नयन, नाविक, ये जितने भी हैं इनमें गे प्लस अक गायक, अयादि स्वर संधि है। कौन सी? अयादि। स्वर संधि का उदाहरण अनु प्लस ए, ये क्या हो जाता है? अन्वय। इसमें स्वर संधि है। इसमें क्या हो जाता है? स्वर संधि। 33 का सी, 34 का ए। स्वर में किसका मेल होता है? परमार्थ का संधि विच्छेद। स्वर में किसका मेल होता है? परमार्थ का संधि विच्छेद। तुम लोग ध्यानपूर्वक उत्तर नहीं देते, बहुत ही स्लो उत्तर दे रहे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। स्वर संधि में स्वर का परम प्लस अर्थ दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ये 5 किसके भेद हैं? तो आप कहोगे सर स्वर संधि के। स्वार्थ में संधि बताइए। सत्याग्रह का संधि विच्छेद। स्वार्थ में संधि, सत्याग्रह का संधि विच्छेद। स्वार्थ में संधि, सत्याग्रह का संधि विच्छेद। स्व प्लस अर्थ दीर्घ, सत्य प्लस आग्रह दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, सावधान का संधि विच्छेद। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, सावधान का संधि विच्छेद। विद्या प्लस अर्थी दीर्घ स्वर संधि। स प्लस अवधान, यह भी याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि है। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद। मातृणाम
का शुद्ध संधि विच्छेद मातृ प्लस ऋणाम, यहां पे री से ऋषि, ये दीर्घ स्वर संधि। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, दीर्घ स्वर संधि। इनमें से किसमें दीर्घ संधि नहीं है? सरयुर्मी में संधि बताइए। उर्मी का अर्थ होता है लहरें। सरयू प्लस उर्मी, बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, और दीर्घ संधि नहीं है। गिरि प्लस इंद्र, गिरिंद्र, मही प्लस इंद्र, पृथ्वी, यहां पर महेंद्र में यह गुण संधि है, यह दीर्घ स्वर संधि नहीं है। इनमें से स्वर संधि को पहचानिए। निम्नलिखित में से स्वर संधि, इनमें से संधि विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित को स्वर संधि, इनमें से संधि विच्छेद। अब सभी साथियों से आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं, तुम लोग थ्योरी से मत भागो। बहुत बढ़िया एसआई और कांस्टेबल की क्लास शुरू हुई है, बाकी एग्जाम्स के भी परिवर्तन में। एक बार इन बच्चों से पूछो जो क्लास ले रहे हैं विमुद्रीकरण इत्यादि में, पीआईएल हो गई है, ये छोटे छोटे टॉपिक तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, सच में उन्हें बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। कोई तोड़ नहीं है बच्चा इस कंटेंट का। कोशिश करके अभी भी नहीं जुड़े हो, एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ, फिर पछताओगे, क्योंकि जब तुम अगले बैच में जुड़ोगे, जब फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 1 महीना पीछे हो जाओगे। स्वर संधि पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि, दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस आलय धातुष्मा, विद्या प्लस आलय धातुष्मा, तो विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि। धातुष्मा में भी दीर्घ स्वर संधि है। यह साथी जो यूपीएससी सफलता बैच से भी जुड़ेंगे, यह सेपरेट बैच है, बिल्कुल अलग, लेकिन इसमें यूपीएससी परिवर्तन मिल जाएगा। यूपीएससी परिवर्तन, कम से कम क्लास तो नहीं छूटेंगी, सेम टू सेम यूपी कांस्टेबल, क्योंकि पेपर के साथ फिर भी जुड़ोगे। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद। तपागुण अतएव सज्जन, राम प्लस अयन रामायण, दीर्घ स्वर संधि। गीत प्लस अंजलि, यह भी दीर्घ स्वर संधि। तथापि का संधि विच्छेद, लघुर्मी में संधि बताइए। तथापि का संधि विच्छेद, लघुर्मी में संधि बताइए। खेचो बच्चा, तथा प्लस अपि, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि। लघु प्लस ऊर्मी, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी का उदाहरण बताइए, कौन सी संधि है? वधूर्मी, इसमें भी संधि विच्छेद कीजिए। वधूर्मी में भी साथी संधि विच्छेद कीजिए। वधूर्मी में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो वधु प्लस ऊर्मी, उर्मी ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऊर्मी भी लिख देते हैं। वधु में बड़े उ की मात्रा, जबकि विद्यार्थी यह दीर्घ स्वर संधि है। विद्या प्लस अर्थी, भूर्जा का संधि विच्छेद। और इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा? कल समास और एक और कोई चैप्टर ले लेंगे, कल समास और 2-3 चैप्टर ले लेंगे। 21 दिन से पहले 33 चैप्टर खत्म करने हैं। भू प्लस ऊर्जा, यह दीर्घ स्वर संधि। व्यंजन संधि कौन सा उदाहरण नहीं है? यह स्वर संधि है, बाकी तीनों व्यंजन। अन्य प्लस अन्य संधि विच्छेद बताइए। पुस्तकालय में संधि बताइए। 58-59 का उत्तर दीजिए। अन्य प्लस अन्य अन्य, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि। सूक्ति का संधि विच्छेद, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद। सु प्लस उक्ति, अच्छी बात, यह दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। तो सम प्लस गृह प्लस आलय, संग्रहालय। 60 का 61 का डी। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद। न्यायालय का सही संधि विच्छेद। न्यायालय का सही संधि विच्छेद। न्यायालय का सही संधि विच्छेद। श्रद्धा प्लस आनंद, दीर्घ स्वर संधि। न्याय प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि। सर्वोपरि का संधि विच्छेद। महेंद्र का संधि विच्छेद। सर्वोपरि का संधि विच्छेद। सर्व प्लस ऊपरी, इसमें गुण स्वर संधि है। जबकि महा प्लस इंद्र, इसमें भी गुण स्वर संधि है। से उद्देश्य का संधि विच्छेद बताइए। सूर्योदय का संधि विच्छेद। सूर्योदय में संधि, दोनों में याद रखिएगा, से प्लस उद्देश्य, इसमें गुण स्वर संधि हो जाती है। इसमें कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। चंद्रोदय, परोपकार, सूर्योदय,
इसमें भी गुण स्वर संधि होती है। 66 का डी, 67 का सी। यथोचित का संधि विच्छेद, महर्षि का संधि विच्छेद, यथोचित का संधि विच्छेद, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद। यह क्लास रोज रात 8 बजे होती है। अब सभी का फर्ज बनता है, अब कितने बजे आ जाए करें सर? 8 बजे। यथा प्लस उचित गुण स्वर संधि, महा प्लस ऋषि गुण स्वर संधि। नरेश का संधि विच्छेद, गुणाकेश का संधि विच्छेद, नरेश का संधि विच्छेद, गुणाकेश। नर प्लस ईश गुण स्वर संधि, गुणाका प्लस ईश, यह भी सती गुण स्वर संधि। गुण संधि के संदर्भ में ए आ के बाद में ई आई दोनों मिलकर ए से डी, ए आई आ जाए तो ई से नक, ए आ के बाद में ऊ आ जाए तो ये याद रखिएगा औ हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? ये बात है साथी आपकी तीनों की तीनों बिल्कुल सही है। ये तीनों की तीनों, जबकि ये तो नहीं कहा जा रहा। तो 172 का सोचो क्या उत्तर हो सकता है? 172 में ये होना चाहिए था 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। महोर्मी का संधि विच्छेद, मृगेंद्र का संधि विच्छेद। मृगेंद्र में संधि बताइए। महा प्लस उर्मी। देखिए अब एक चीज बहुत आ जाती है, उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा है या उर्मी में छोटी ऊ की। तो ज्यादातर ये उर्मी में छोटी ऊ की मान रहे, संधि गुण स्वर संधि हो जाती है। मृग प्लस इंद्र, इसमें भी गुण स्वर संधि है। बालोचित का संधि विच्छेद, गंगोर्मी। गंगोर्मी का अब सभी लोग संधि बताइए गंगोर्मी में। बालोचित की बात करो, बाल प्लस उचित, यह हो जाता है गुण स्वर संधि। गंगा प्लस उर्मी, यह भी याद रखिएगा गुण स्वर संधि है। यदि ऐसे ऐसे अनार या से आम के आगे इसे मिली इसे ईख आ जाए तो क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर ऐसे डी, यह किसकी खासियत है? गुण स्वर संधि की। मत प्लस एक के, मत प्लस एक के, जिसमें डबल मात्रा आ जाए यहां पर वृद्धि संधि होती है। डबल मात्रा वृद्धि संधि। तथैव का संधि विच्छेद बताइए, सदैव का संधि विच्छेद बताइए। तथैव का संधि विच्छेद, तथैव का संधि विच्छेद। तो तथा प्लस एव, तथैव ये हो जाता है वृद्धि स्वर संधि। दो मात्रा है ना, सदा प्लस एव, यह भी वृद्धि स्वर संधि। महेश्वरीय में कौन सा संधि नियम? मते के डबल मात्रा वृद्धि, यह सती महा आकी मात्रा ऐ से एनक के साथ, तो आ प्लस ऐ सेनक, डी वृद्धि स्वर संधि आपका बिल्कुल सही है। महोषध में संधि विच्छेद, अन्वेषण का संधि विच्छेद, महोषध का संधि विच्छेद। महा प्लस औषध, इसमें भी वृद्धि स्वर संधि। अन्वेषण में अनु प्लस एषण, इसमें याद रखिएगा बच्चा ये यण स्वर संधि हो जाती है। ये कौन सी हो जाती है? यण स्वर संधि। 83 84, 83 का है 84 का भी। व्यवहार का संधि विच्छेद, अत्याचार का संधि विच्छेद, दोनों में यण स्वर संधि है। वी प्लस अवहार, अति प्लस आचार, दोनों में यण संधि। इत्यादि में संधि बताइए। सख्यागमन का संधि विच्छेद। जितने भी महत्वपूर्ण वर्णमाला या संधि के सवाल हो सकते थे ये मैंने 1 घंटे में कवर करा दिए। इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि। सखी प्लस आगमन सख्यागमन, यण स्वर संधि। अभी उदय की संधि, रीति अनुसार की संधि। अभी उदय की संधि बच्चा, रीति अनुसार की संधि। अभ्युदय यण स्वर संधि, रीति अनुसार यण स्वर संधि। ई आ या बन गए, ये यण संधि होती है। अनु प्लस एषण, ये भी यण संधि होती है। प्रति प्लस आघात की संधि इत्यादि में संधि बताइए। प्रति प्लस आघात की संधि इत्यादि, तो हो जाता है प्रत्याघात यण स्वर संधि। इति प्लस आदि इत्यादि यण स्वर संधि। इनमें से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? शे नम में संधि बताइए। शे प्लस अनम, तो इस शब्द क्या बन जाता है? शेनम, अयादि संधि। जबकि वृद्धि संधि का 1 प्लस 1 अकेक में याद रखिएगा वृद्धि संधि है। वन औषधि में भी वृद्धि संधि है। भाविक के सु प्लस अल्प स्वल्प, इसमें याद रखिएगा यण स्वर संधि है। पूछे कौन सा नहीं है? बाकी तीनों में है, बी वाला नहीं है। इनमें से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अयादि का पो प्लस अन, ये किस स्वर संधि का उदाहरण है?
पो प्लस अन, ये किस स्वर संधि का? तो याद रखिएगा नायक, नाविक, नायक, ये यहां पर आपका वागीश, ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। पो प्लस अन पावन, पो प्लस अन पावन, ये बनेगा पवन, और यही औ से औरत होता तो ये बन जाता पावन, ये क्या बन जाता? पावन। 97 का डी 98 का भी। नाविक का संधि विच्छेद, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद, नाविक का संधि विच्छेद, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद। 9 प्लस 1 नाविक, ने प्लस अनयन, दोनों में अयादि संधि। गवीश में संधि बताइए, गवीश में द्वापी, तो याद रखिएगा दो प्लस अपी अयादि संधि, जबकि गो प्लस ईश, ये याद रखिएगा गवीश, इसमें भी क्या आ जाती है? अयादि संधि आ जाती है। सद्धर्म का संधि विच्छेद, उज्ज्वल का संधि विच्छेद, सद्धर्म का संधि विच्छेद, उज्ज्वल का संधि विच्छेद, सद्धर्म का संधि विच्छेद, उज्ज्वल। खींचो बच्चा, सत प्लस धर्म, ये व्यंजन संधि, उत प्लस ज्वल, व्यंजन संधि। दिगंबर का संधि विच्छेद, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद, दिगंबर का संधि विच्छेद, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद। दिक प्लस अंबर दिगंबर, उत प्लस लंघन उल्लंघन, उत प्लस लंघन। ऋग्वेद की संधि विच्छेद, तत्क्षरण की संधि विच्छेद, ऋग्वेद की। तो याद रखिएगा बच्चा, तत् प्लस शरण, तय के स्थान पर 6, शय के स्थान पर 6, ऋक प्लस वेद। इनमें से ऐतन मुरारी संधि बताइए, उत प्लस ज्वल कौन सी संधि है? ऐतन मुरारी, ऐतन मुरारी ये व्यंजन संधि है, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, ये भी। दिग्भ्रम का उदाहरण बताइए, उड़यन का संधि विच्छेद, दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस जैसे अंबर हो जाता है भ्रम, व्यंजन। उड़यन, उत प्लस डयन, उड़यन, उत प्लस डयन, उड़यन, उत प्लस डयन, ये क्या हो जाता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही, ये संधि हो जाती है। 11 का सी 12 का ई। विपत जाल में संधि बताइए, इनमें से कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? तो विपत जाल, ये तय जय में बदल गई, ये व्यंजन संधि। उद्धरण वाग्जाल तद्वित, सब में व्यंजन है। रस प्लस अयन, इसमें दीर्घ स्वर संधि। सच शास्त्र का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद, सच शास्त्र का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद। सत्य प्लस शास्त्र और उच्चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। इनमें से उच्छ्वास की संधि, सदानंद का संधि विच्छेद, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास संधि है, जबकि सत्य प्लस आनंद, सदानंद। इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? उद्यान का आप वर्ण विच्छेद कीजिए, सदैव निर्गुण, मनोरथ। तो सदाचार जो है इसमें व्यंजन संधि है, सत्य प्लस आचार। उ प्लस दे प्लस ये प्लस आ प्लस ने प्लस ए। सी वाला आपका बिल्कुल सही है, सी वाला। परिच्छेद का संधि विच्छेद, उद्धार का संधि विच्छेद, परि प्लस छेद, उत प्लस हार, शब्द हो जाएगा उद्धार। संगम का संधि विच्छेद बताइए। यशोदा शब्द में संधि, यशोदा शब्द में आपको संधि बतानी है, यशोदा शब्द में। तो सम प्लस गम संगम, और यशा प्लस दा यशोदा, विसर्ग संधि। निष्करुण का संधि विच्छेद, निर्ही का संधि विच्छेद, निष्करुण का संधि विच्छेद, निर्ही का संधि विच्छेद। तो निही प्लस करुण, विसर्ग संधि, निही प्लस इही, निर्ही, विसर्ग संधि। दुस्तर का संधि विच्छेद, निश्चल का संधि विच्छेद, दोहु प्लस तर और निही प्लस चल। नी प्लस चेष्ट, निही प्लस पाप, इनमें और संधि बता दीजिए। लगभग 30-40 क्वेश्चन रह गए, उन्हें नेक्स्ट में, जैसे कल मान लेता हूं समास, समास के बाद में इसके छूटे हुए क्वेश्चन और कुछ नई चीजें। नी प्लस चेष्ट, निश्चेष्ट, और नी प्लस पाप, निष्पाप, विसर्ग संधि। मनोहर में संधि बताइए, मनोयोग में संधि। तो मना प्लस हर, मना प्लस योग, ये सब विसर्ग। निर्भय का संधि विच्छेद, पुरस्कार में संधि बताइए।
निर्भय का संधि विच्छेद और पुरस्कार में बताइए। तो आप कहोगे सर निहि प्लस भय निर्भय पुरस्कार, तो याद रखिएगा इसमें भी विसर्ग संधि। इनमें से कौन सी विसर्ग संधि है? इनमें से साथी कौन सी विसर्ग संधि है? मनोरथ, मन प्लस रथ निरंतर, यह विसर्ग संधि है। धनुष टंकार का संधि विच्छेद, धनुष टंकार का धनु प्लस टंकार विसर्ग संधि। गौ प्लस चरती गौस चरती, इसमें भी व्यंजन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद निष्कपट बताइए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद निष्कपट बताइए। पुनः प्लस जन्म, निहि प्लस कपट, निहि प्लस बहिष्कार, बहि प्लसकार, यसा प्लस दा यशोदा विसर्ग। दुहु प्लस आत्मा दुरात्मा, निहि प्लस कलंक निष्कलंक, दोनों में विसर्ग। निहि प्लस धन निर्धन विसर्ग संधि। पया प्लस धी पयोधी समुद्र, मना प्लस बल मनोबल विसर्ग। धनु प्लस टंकार, इसमें भी यहां पर विजय। किसमें विसर्ग संधि है? दुहु निहि प्लस चल, यह क्या बन जाता है? निश्चल, निहि प्लस चल। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्गी कहा जाता है। चलिए भैया, निश्चय का संधि विच्छेद निष्कपट का। निहि प्लस चय निश्चय, निहि प्लस कपट निष्कपट। लास्ट क्वेश्चन, ई औ बाद में कैठे ठेप है तो विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग से पहले अगर ई औ और बाद में कैक है तो विसर्ग क्या बन जाता है? विसर्ग साथी इसमें से क्या बन जाता है? जैसे धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग से पहले उ बाद में टे, विसर्ग शय में बदल जाता है, धनुष टंकार। इस प्रकार वर्णमाला और संधि ये 253 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कोशिश तो मैंने की बच्चा, लेकिन हमारे पास समय बचाना है। क्या बचाना है बड़े भैया जी? समय। अब ईमानदारी से बताइए क्लास कैसी लगी? सब लोग लाइक करके जाओगे। जिसने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा तुरंत कर लीजिए। और बच्चा थ्योरी की क्लासेस यूपी कांस्टेबल जेल वार्डर की भी शुरू हो गई है। यदि आप ये नया बैच आएगा जब ये फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन 1 महीने पीछे हो जाओगे, तो यदि आप इसे लेते हो तो आपको यूपीपी परिवर्तन मिलेगा, जिससे अभी आप क्लास शुरू कर सकते हो। सेम टू सेम आप यूपीएसआई से, इसमें भी आप परिवर्तन से क्लास शुरू कर दो। ये बैच तब शुरू होगा तब साथी भर्ती आएगी। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। और परिवर्तन को भी अब सभी साथी परिवर्तन मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें क्लास बहुत क्रम से सही चल रही है। अभी 9 बजे अरुणेंद्र सर की पॉलिटी है यूपीएसआई के लिए, और दूसरे गुरुजी की जीके इत्यादि। तो सभी लोग कोशिश करके एप्लीकेशन पे जरूर जुड़ो। एज के लिए पूरी जान लगा रहे, तुम भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे। मुझे 3000 कम से कम एसआई और 19,000 में कम से कम 15,000 कांस्टेबल, ये इंतजाम करना इस बार, चाहे मेहनत कितनी हो जाए, बस थोड़ा सा तुम समय दे दो, क्योंकि वहां पर सीरियस स्टूडेंट होते, थ्योरी में इतना रंग से पढ़ते वो लोग। एक बार जो एप्लीकेशन पर पढ़ा हो, आजकल क्लास ले, एक बार बताओ दिल देकर, जो एप्लीकेशन वाले एक बार दिल दे के बताओ कि भैया कितनी बढ़िया क्लासेस चल रही है, किस प्रकार से कवर हो रहा है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वहां पर एक भी बच्चा नहीं कहता मैं क्वेश्चन नहीं, और यहां पे मैं कितनी थ्योरी कराया, भाग जाते हो तुम लोग। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एज रिलैक्सेशन जान लगा देंगे। तुम लोग कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। पूरी ताकत लगा दी, कोई 1 घंटे में 253 नहीं करा सकता, ऐसा समझ लो। जय हिंद।